ओके बच्चों, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का पढ़ना। हमें हमें दो चीज़ें पढ़नी थी ना। हमें पढ़ना था एक उत्तल दर्पण के द्वारा और एक हमें पढ़ना था अवतल दर्पण के द्वारा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे, हमें जो वो सारी जो 6 कंडीशंस थी, उन सारे 6 की सारी 6 परिस्थितियों को, कंडीशंस को हम कैसे याद रखें, कैसे समझ लें। देखो, तो आपने कहा सर ये मेरे पास एक टेबल है, बहुत बढ़िया टेबल लग रहा है, लेकिन आपको इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं। मेरी बात समझो। आपने कहा सर कि अवतल दर्पण के केस में ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 कंडीशंस हैं। तो अब सर इसको कैसे समझा जाए? क्या तरीका है? देखो बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, कॉपी और पेन निकाल लो। ठीक है, देखो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो पहले आप क्या करो, पहले आप एक अपनी कॉपी में अवतल दर्पण बनाओ। चलो बना लिया। अब उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करो। मेंशन कर लिया। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं भाई। लो हमने भी बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, और इसमें पॉलिशिंग करनी होती है। तो पॉलिशिंग मैंने कुछ इधर ऐसे 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 इस तरीके से मैंने इसकी पॉलिशिंग कर दी। आप थोड़ा अच्छे से बनाना। ठीक है, आपकी तो कॉपी है, मेरे पास तो ये स्केच, हाथ से इसको स्केचिंग करना रहता है, तो हाथ से उतना अच्छा नहीं स्केच हो पाता। ओके देखो, आपने ये बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया फिर उसके बाद आपने इसकी वो नेमिंग भी कर दी कि भाई कहाँ पर क्या पोल होता है, कहाँ पर ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होता है ना, यहाँ पर हमारा कहीं फोकस होता है। ये सब बातें आपको क्लियर हैं? ये सब बातें अगर क्लियर नहीं है तो आप जाकर के पीछे वाली वीडियोज़ को देखो। ठीक है, अच्छा आपने इतनी बातें बता ली और सर आपने कहा कि सर यहाँ पर हमारे पास एक पोल भी होता है। ये पोल को आप क्यों भूल रहे हो? ठीक है सर, भूल गया। अच्छा, अब देखो हमें एक कंडीशन दें, यानी कि अब हमारी जो वस्तु है, हमने आपसे बताया था कि जो वस्तु है वो वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखते हैं? हमेशा अपने बाएं साइड रखते हैं। ये हम आपको हमेशा स्टार्टिंग से, वीडियो की स्टार्टिंग से ही बताते चले आ रहे हैं। तो वस्तु को आपने क्या रखा? बाएं साइड रखा। अब देखो, अब यानी कि यही वस्तु के रखने के तरीके की वजह से, यानी कि हम हमारे पास जो वस्तु है उस ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से रख दें कि जिससे हमें 6 कंडीशंस मिल जाए। पहली बात समझना। अभी क्या करो कि आपकी जो वस्तु है वो कहीं अनंत पर रख दो। अनंत मतलब अनंत मणि, वो थैनोस वाला अनंत मणि नहीं, अनंत, हाँ भाई समथिंग अनंत। तो ये अनंत पर रख दो, इनफाइनाइट पर रख दो। ठीक है, पहली केस, यानी कि पहली केस आपने क्या किया, पहली केस में आपने क्या किया, पहली स्थिति में आपने क्या किया कि आपने अपनी वस्तु को अनंत पर रख दिया। तो ये आपकी वस्तु कहाँ हो गई? ये आपकी वस्तु हो गई अनंत पर। ठीक है, पहली केस बात समझ में आई। अब पहले भी केस समझो, केवल केस समझो, बाकी तो इमेज हम लोग बड़े आसानी से समझ लेंगे। पहले केस समझो। दूसरी केस अब क्या है? अब अब अनंत से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनंत से भाई अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? अब क्या करेंगे हम? अब हम अपनी वस्तु को अनंत, अब हम अपनी वस्तु को ध्यान समझना, अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से थोड़े से पीछे की तरफ हम रखेंगे। यानी कि अब हमने दूसरी कंडीशंस में, दूसरे केस में हमने अपनी वस्तु को कहाँ रख दिया? हमने अपनी वस्तु को रख दिया यहाँ पर। ये दूसरा केस हो गया। यानी कि दूसरा केस हम क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र से थोड़ा पीछे। दूसरी केस बात समझ में आ गई? दूसरी केस समझ में आ गई। अब तीसरी केस बता सकते हो? बता दूं? चलो आ गई ना बातें समझ में? तीसरी केस अब आप क्या करोगे कि तीसरी केस में आप अपनी वस्तु को इस वक्रता केंद्र पर रख दोगे। ठीक है, ये आपकी अभी तीसरी केस हो गई। यानी कि अब तीसरे केस में, तीसरी स्थिति में आपने अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर ही रख दिया लगा करके। अब चौथी केस बता दो आप। मज़ा आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया लग रहा है। ठीक है ना? अब देखो चौथी केस क्या करोगे? तो चौथी केस में आप क्या करोगे? अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे। आगे बात समझ में? पांचवी स्थिति बता दो क्या करोगे? पांचवी स्थिति में आप अपनी वस्तु को फोकस पर ही रख देना। और जो छठी स्थिति होगी, उस छठी स्थिति में आप अपनी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में ही रख देना। बस ये आपको 6 स्थिति समझ में आ गई और हमें इसी 6 स्थिति को समझना है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलो भाई, अब देखते हैं कि हम सर कैसे, अब हम प्रतिबिंब कैसे बनाएं। हमें समझ में तो आ गया कि हाँ हमारे पास जो स्थिति है वो हमें स्थिति समझ में आ गई। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार फिर से ट्राई करो कि हमें वस्तु को कहाँ 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 रखना है। ठीक है, 6 बार हमें रखना है, तो कहाँ कहाँ रखना है, सीरीज वाइज हम रखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि सर अब हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर है? हमारी वस्तु अभी अनंत पर है। ओके, हमने कहा कि सर हमारी जो वस्तु है वो अभी कहाँ है? अनंत पर है। अब ये सब सारी चीज़ें नहीं याद करनी, सब छोड़ दो, ये सब पुरानी बातें सब छोड़ो। देखो आपने कहा सर मेरी वस्तु अनंत पर है। ओके, तो सर मैंने कहा मेरी वस्तु थी ये कोई ओ डैश, ये कोई अनंत पर है। तो अब मैंने आपको 4 रूल बताए थे, 4 नियम बताए थे कि हमारी जो रे है वो किस तरीके से, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कैसे बनती है, वो हम 4 रे से डिसाइड करते थे। हमने आपको कहा था कि आपको अगर प्रतिबिंब की अगर स्थिति निकालनी है किसी भी वस्तु की, तो आपको 2 नियम को एक साथ मिलाने पड़ेंगे। फिर से मेरी बात सुनो, 2 नियम को एक साथ मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि सर मेरे पास एक रे थी, मतलब भाई ये वस्तु रखी है। मैंने बताया ना कि कोई भी वस्तु जो है बहुत सारी
किरणें निकालती हैं अपने चारों तरफ, बहुत सारी किरणें निकालती हैं। तो एक ऐसे निकालेगा है, ये एक ऐसे निकालेगा, इस तरीके से बहुत सारी ये ऐसी किरणें निकलेंगी। तो मान लो कि एक ऐसी इसकी किरण निकली, एक किरण निकली, अब उसमें पहला वाला रूल अप्लाई कर दो। क्या पहले वाले रूल में, पहले वाले नियम में आपने क्या पढ़ा था कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस से होकर के जाती है, देखो ये मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ये आपने पहला वाला रूल आपने लगा दिया। फिर आपको एक और रूल पता था, वो जो भी हो, दूसरा तीसरा, आपको उसे मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरा या तीसरा, ये सीरियल कौन याद रखता है, ठीक है, सीरियल नंबर कोई नहीं याद रखता। तो आपने कहा सर एक हमें और रूल पता था कि अगर हमारी कोई किरण अगर हमारी प्रकाशिक केंद्र से अगर होकर के जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, तो ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा नेक्स्ट जो भी हमारा रूल था, दूसरा तीसरा जो भी कह लो। अब देखो हमने क्या बताया, हमने आपको हमेशा बताया बच्चे कि जब भी दो परावर्तित किरणें, जब भी दो परावर्तित किरणें कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहीं पर आपका बनेगा इमेज। क्या बनेगा? वहीं पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है। तो अब ये देखो जो किरणें हैं ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दी, यहाँ पर देखो कट कर दी, और इस वजह से ये अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम, हमारी जो मुख्य अक्ष होगी, हम उस बिंदु को इस मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये जो इतनी बड़ी देख रहे हो ना, इतनी बड़ी, ये जो इतनी बड़ी जो फिगर है, यही आपकी प्रतिबिंब है, यही आपकी प्रतिबिंब है। ठीक है। तो अब आप वो 3 कंडीशन याद करो। अब आप अपनी बुक में वो जो टेबल है उस टेबल को देखो। तो पहले टेबल में आपने कहा कि सर स्थिति, सर स्थिति क्या है इमेज की? तो इमेज की अब आपने अपने टेबल में स्थिति देखो। ठीक है, क्या है स्थिति, क्या है? तो फोकस पर बन रही है। बात आ गई समझ में? आ रही ना समझ में अब कि जो स्थिति है वो कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। अच्छा, फिर हम बात करें अगर कि सर ये साइज़ क्या है इमेज की? इमेज की साइज़ क्या है ना? तो देखो इमेज की साइज़ देखो, ये हमारा जो वस्तु है, मतलब प्रतिबिंब, ठीक है, मतलब ये हमारा प्रतिबिंब है। हमारी ये जो वस्तु है, वस्तु की साइज़ देखो इतनी बड़ी है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इतनी बड़ी है। ठीक है। तो ये हमारी, यानी कि हमारी जो प्रतिबिंब की जो साइज़ होगी वो वस्तु से कहीं ज़्यादा छोटी होगी ना, बहुत छोटी होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि सर नेचर क्या होगा? नेचर, अब देखो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो प्रतिबिंब बनी है, क्या ये मिरर के इस तरफ बनी है या मिरर के इस तरफ बनी है? तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर की ये इस तरफ बनी है, मतलब दर्पण के इस तरफ बनी है। ठीक है। तो अगर ये दर्पण की इस तरफ बनी है, तो देखो हमने बताया था कि जो जो भी प्रतिबिंब दर्पण की अगर किसी लेफ्ट साइड में बनती है, दाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ अगर बनती है, तो वो जो हमारी प्रतिबिंब होती है, उसको, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। ठीक है। यानी कि ये जो हमारी प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। और क्या है, इसको हम क्या बोलते थे? बेसिकली एक हम वर्ड यूज़ करते थे, देखो यहाँ पे एक हम वर्ड यूज़ करते थे, क्या? उल्टा। ठीक है। यानी कि हमारी जो प्रतिबिंब बन रही है वो वास्तविक बन रही है और उल्टा बनी। तो ये आपको पहली वाली ये जो आपको लाइन है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अनंत पर अगर हमने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो आप अपनी कॉपी में फोकस पर बन रही है। प्रतिबिंब का साइज़ कैसा है भाई? तो अत्यधिक छोटा है, बिंदु साइज़ का है, बहुत ही छोटा है। ठीक है। और हमारी जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो वास्तविक है और उल्टा है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो पहला वाला आपको जो टेबल है, पहले वाला अपने टेबल में आपने जो कहा कि इसको सर कैसे समझा जाए, तो ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो पहली चीज़ आपने कहाँ रख दी? वस्तु को आपने अनंत पर रख दिया। अब दूसरे केस में आप वस्तु को कहाँ रखोगे? बताओ बताओ कहाँ रखोगे? ठीक है, अब रखोगे उसको वक्रता केंद्र के थोड़ा सा पीछे ना। तो हम दूसरी कंडीशंस देखते हैं। क्या दूसरी कंडीशन में हम क्या देखना है कि वस्तु को हम कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रख दें, मतलब कि थोड़ा सा वक्रता केंद्र के हम पीछे रख देते हैं। ठीक है। ये हमारी दूसरी केस है ना। ये अब आपको याद तो नहीं रखना ना, इसको आपको रटना तो नहीं है ना। आपने अभी जो मतलब मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया, आप उस के बेसिस पे आप इसको देखो, रटो नहीं, आप इसको समझो। ठीक है। वस्तु अब हम कहाँ रख रहे हैं? वस्तु हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं। ओके। तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो पहले तो आप क्या करो, आप अपनी कॉपी में पहले एक अवतल दर्पण बनाओ। बना लिया? चलो बढ़िया, बना लो। जैसे जैसे देखो हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते चलो। तो आपने क्या किया? आपने अपनी कॉपी में एक अवतल दर्पण बना लिया। अब ये सब चीज़ें नहीं बनानी, इसे छोड़ो ना, ये सब छोड़ो। बस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि केवल आप एक अवतल दर्पण बनाओ। तो आपने ये एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है। अब समझो, आपने अवतल दर्पण बना लिया और इसमें जो भी चीज़ें होती हैं कि कहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, कहाँ पर फोकस होता है, कहाँ पर पोल होता है, ये भी आपने बना लिया। ठीक है। अब आपको फिर से वही 2 रूल अप्लाई करने हैं, 2 जो नियम हैं आपको फिर से इस अवतल दर्पण में फिर से आपको 2 नियम अप्लाई करने हैं। और आपने अपनी वस्तु को कहाँ रख दिया? इस सी के थोड़ा सा पीछे रख दिया, यहाँ पर रख दिया। आपने अपनी वस्तु को यहाँ पर रख दिया। तो आप भी ये वस्तु बना लो। ठीक।
अच्छा, अब क्या होगा देखो, अब इस वस्तु से जो है हमारी एक किरण ऐसे चलेगी, बहुत सारी वही किरणें चलती हैं, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि किरणें बहुत सारी चलती हैं। तो ये कोई एक ऐसे किरण चली, ये किरण देखो कैसे मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष की ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष की जब समांतर होती हमारी कोई किरण होती थी, तो परावर्तन के पश्चात वो फ़ोकस से होकर के जाती थी। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है सर, इतनी बातें आपको क्लियर है। फिर हमने कहा कि सर अगर प्रतिबिंब अगर हमें निकालना है किसी भी वस्तु का, तो हमें एक और किरण बनानी पड़ेगी। अब हम एक दूसरी किरण ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ये देखो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक दूसरी किरण ले जाओ जो मुख्य फ़ोकस से होकर के जा रही है। ये मुख्य फ़ोकस से और परावर्तन के पश्चात वो फिर हमारे उसके पैरेलल हो जाती थी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वक्रता केंद्र वाला ही अप्लाई करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला अप्लाई करो। आप कोई भी 2 रूल अप्लाई कर दो ना, उसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है बच्चे, बात समझना है यहाँ पे, ध्यान से समझना है। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं सर हम तो यही करेंगे, ना ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें हैं, एकदम कॉन्सेप्ट इसका समझो कि क्या है ना? इमेजिन करो। और हमेशा याद रखना कि ये जो आप बना रहे हो, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो हमेशा अपने स्केल से बनाना, ठीक है? तब ये एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट बनेगा। अब देखो क्या हुआ। तो अब आपने कहा कि सर ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये जो ऐसे लौट गई वापस, ये किरणें एक जगह इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, देखो इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं उसको हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे। अब आप फिर से मेरे आप क्वेश्चन का जवाब दो। आपने कहा कि सर जो प्रतिबिंब हमारा बना, उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो बता सकते हो क्या स्थिति? स्थिति देखो क्या है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो सी और एफ के बीच में है। सी और एफ के बीच में है प्रतिबिंब की स्थिति, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर आपने कहा कि सर अच्छा आपने पूछा कि सर जो प्रतिबिंब है उसकी साइज़ बता दो। देखो तो हमारी जो वस्तु है, वस्तु की साइज़ है इतनी बड़ी, प्रतिबिंब की साइज़ है इतनी बड़ी, यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब जो बन रही है वस्तु की, वो वस्तु से छोटी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है। ठीक है, आपने 2 चीज़ें बता दी। आप टेबल भी देखते रहो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आपने कहा कि सर इसका नेचर बता दो, कि इसका नेचर मतलब कि इसकी प्रकृति क्या है? तो देखो फिर से मैं आपको वही कहूँगा कि ये जो इमेज, ये जो आपकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो मिरर के इस साइड है। तो भाई अगर इस साइड है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको वास्तविक कहते हैं, यानी कि हमारी ये जो प्रतिबिंब बन रही है वो वास्तविक है। और एक और वर्ड हम यूज़ करेंगे, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये नीचे है, ध्यान समझना, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम इसको उल्टा कहेंगे, मतलब जो सर है वो बन गया पैर, जो पैर है वो बन गया सर। मतलब आपके पास कोई एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें आप जब अपना जब फेस देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मेरा जो फेस था, जो मेरा ये जो मुंह वाला जो पोर्शन था वो चला गया ऊपर, और ये जो सर वाला पोर्शन था वो नीचे आ गया, तो बड़ा अजीब हाल हो गया। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा अपना इमेज ना, ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको दूसरी कंडीशंस भी आपको समझ में आ गई। ये जो दूसरा जो तरीका है, मतलब ये जो दूसरा जो तरीका था कि हमने वस्तु को कहाँ रख रहे थे, वक्रता केंद्र के पीछे रख रहे थे, तो उस केस में भी हमें समझ में आ गया। अब बता दो तीसरी कंडीशन में, आप बताओ तो कहाँ पे अपनी वस्तु को कहाँ पर रखोगे? तो आप रखोगे वक्रता केंद्र पर। चलो तब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन देखो क्या है। थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है, अब आप ये रटना नहीं है। थर्ड कंडीशन आपने क्या कहा कि हमने अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया, ठीक है। अब वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। तो देखो जब वक्रता केंद्र पर रखोगे तो ये आपकी वस्तु है, ये आपकी क्या है, एक वस्तु। इसका नाम दे देते हैं ओ डैश ओ, कुछ भी नाम दे दो ना, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे दो, ABCDEFGHI, कुछ भी नाम दे दो यार, कोई मतलब नहीं है, क ख ग घ, कुछ भी नाम दे दो। चलो तो आपने कहा सर मेरे पास ये एक वस्तु है, ये इतनी बड़ी मेरे पास एक वस्तु है, ठीक। अब फिर से भाई आप 2 रूल अप्लाई करो, 2 रूल आप अप्लाई करो। कौन सा? एक हमारी चली गई वस्तु, एक हमारी जो किरणें जो जा रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। देखो ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और परावर्तन के पश्चात वो क्या होती, फिर से फोकस से होकर के जाती, ये फोकस से होकर के चली गई, ठीक है, ये फोकस से होकर के ऐसे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाकर के रुकेगी, कोई भरोसा नहीं इसका। दूसरी केस आपने कहा कि सर हम एक और किरण ले जाते हैं जो हमारे फोकस से होकर के जाती है, जो हमारे कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है, यही तो रूल है। अच्छा अब आपने कहा कि सर ये जो दोनों परावर्तित किरणें, हमेशा याद रखना बच्चे, परावर्तित किरणें, ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं ये इस जगह पर कट कर गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कटी हुई बिंदु को हम इसके मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये जो इतनी बड़ी जो लाइन आप देख रहे हो यही इस बिंदु का, सॉरी यही इस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। अच्छा आपने इतना बना लिया। अब आपने कहा सर वो 3 कंडीशंस की वस्तु की जो सॉरी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो बता दो। प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन गया, यानी कि अपने वस्तु को अगर आपने वक्रता केंद्र पर रखा तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बन गई। दूसरी चीज़ कि सर वस्तु की जो है वो साइज़ क्या होगी, आकार क्या होगा,
मतलब आकार साइज़ क्या होगा? तो आपने कहा कि सर जितनी बड़ी वस्तु थी, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है? जितनी बड़ी वस्तु थी, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरी चीज़ कि सर इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा? नेचर मतलब वही, तो अब देखो, अब ये जो वस्तु जो प्रतिबिंब जो बन रही है, वो मिरर के दर्पण के वो इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। तो भाई लेफ्ट साइड में है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी वास्तविक। और ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, मतलब सर पैर की तरफ, पैर सर की तरफ। बस इतनी सी बातें। समझ में आ गया? अब आप नेक्स्ट कंडीशन सोचो, नेक्स्ट कंडीशन आप कहाँ रखोगे अपनी वस्तु को? तो इस वक्रता केंद्र और इस फोकस के बीच में कहीं रखोगे, है ना? आ गई बातें समझ में? तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या, कि हम हमारी जो वस्तु है, वस्तु क्या है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ करेज। देखो बच्चे, हमेशा थोड़ा सा इंग्लिश का ये वर्ड यूज़ किया करो, आगे आने वाले में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है? क्योंकि जो मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो चाहे नेट पर हो, वो चाहे यूट्यूब पर हो, वो मोस्टली मटेरियल्स आपको इंग्लिश से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। बस ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश ये चीज़ करो, लेकिन आप वर्ड्स पे ध्यान दो, कि बेसिकली इन सारे वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस किया करो। ठीक है? चलो देखो, तो हमने कहा कि सर हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? हमने वस्तु को रख दिया फोकस पर और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। ठीक है? अच्छा, अब ये सब बातें नहीं समझनी है कि ये क्या बोल रहा है, सब नहीं समझना है। चलो देखो, अब हम डायरेक्टली, पहले आप क्या करो, पहले तो आप अपनी कॉपी में एक अवतल दर्पण बनाओ और उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करो कि कहाँ पर क्या फोकस है, कहाँ पर क्या वक्रता केंद्र है, कहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं। ये आपने मेंशन कर दिया। चलो अब देखते हैं। तो आपने कहा कि सर हमने एक दर्पण बनाया, अवतल दर्पण। ठीक है? और इसमें ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल है, और ये हमारा फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है? अब आपने क्या कहा? अब आपने कहा सर हमें वस्तु को कहाँ रखना है? हमें वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हमें वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। ठीक है सर, यहाँ पर रख दिया हमने। अब वही फिर से दो दो नियम अप्लाई करो, क्या कि पहला कि जो है वो वस्तु से क्या होगी? किरण निकलेगी, और ये किरण कैसे होगी? मान लो कि ये किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो आप तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के चली जाती है। ये फोकस से होकर के ऐसे चली गई, यहाँ तक आ गई। बना लो, ये चीज़ आप बना लो। दूसरी चीज़ आपने कहा कि सर अब हम एक दूसरी किरण बनाते हैं जो डायरेक्टली मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। तो ये मुख्य फोकस से होकर के गई, और जब मुख्य फोकस से होकर के गई तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ चली गई? ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब देखो, ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों देखो एक दूसरे को यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमने आप क्या कर लिया? हमने ये इस तरीके से बना लिया, मिला लिया इन दोनों को। प्रिंसिपल जो हमारी मुख्य अक्ष थी उससे हमने मिला लिया, तो हमारी ये इतनी बड़ी जो है वो प्रतिबिंब बन गई। ठीक है ना? अब जब इतनी बड़ी भाई अगर प्रतिबिंब, देखो इसका एक और ऑप्शन था कि आप एक और किरण ले जा सकते थे। कैसे? ऐसे देखो, ये फिर ये इस तरीके से, है ना? हमेशा ये चीज़ स्केल से बनाना, हम बार बार बोल रहे हैं, स्केल से बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो, अगर वक्रता केंद्र से ले जाओ तो वक्रता केंद्र से भी अगर ये ले जाते हो तो भी ये यहाँ पे कट करेगी, है ना? आ रही बातें समझ में? तो आपने कहा सर अब वही 3 कंडीशन, फिर से आप 3 कंडीशन याद करो जो आपने टेबल में देखा था। आप टेबल को देख करके डर गए थे कि अरे सर इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कैसे याद करूँ? अब देखो, आपने कहा कि अगर हमारी वस्तु, बात समझना, अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। ठीक है? वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। अच्छा, तो हमने स्थिति बता दी प्रतिबिंब की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी आकार क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी। देखो, तो वस्तु हमारी है इतनी छोटी और प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा। तो वस्तु हमारी जो है, यानी कि हमारी जो प्रतिबिंब होगी वो वस्तु से बड़ी होगी। यानी कि इस केस में जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के जब हम बीच में हैं, हमारी वस्तु रखी गई है, तो उस केस में हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो काफ़ी बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी, सर पैर की तरफ, पैर सर की तरफ। ठीक है? ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आप नेक्स्ट कंडीशन बताओ, अब अपनी वस्तु को आप कहाँ रखोगे? अगले कंडीशन में कहाँ रखोगे? फोकस पर रखते हैं। चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, फोकस पर रखते हैं। ओके सर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलो भाई, फोकस पर रख दिया जाए। ओके, तो अब हम हेडिंग डालो, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। चलो देखो, ये सब चीज़ें नहीं समझनी है, छोड़ो, अब यहाँ पे आओ। तो आपने कहा कि सर हमने अपनी वस्तु को कहाँ रख दिया? हमने अपनी मुख्य फोकस पर रख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। ये आपने अवतल दर्पण बना लिया। ठीक, अब इस अवतल दर्पण में ये सारी चीज़ें फिर से आप मेंशन करो, कहाँ वक्रता केंद्र होती है, कहाँ फोकस होता है, ये चीज़ें हमेशा मेंशन करो। ठीक है? अच्छा, ये आपने मेंशन कर लिया, तो आपका ये कुछ इस तरीके से जो है वो अवतल दर्पण बन गया। अब आपने कहा कि सर हमने वस्तु को फोकस पर ही रख दिया, ये रख दिया फोकस पर। तो अब पहली किरण ले जाओ, पहली किरण ले जाओ, वस्तु जो है हमारी जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होगी? परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, होती है ना, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है।
दूसरी किरण ले जाओ। अब मान लो हम दूसरी किरण क्या करते हैं कि दूसरी किरण हम डायरेक्टली वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। ये वक्रता केंद्र देखो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये वक्रता केंद्र, तो ऐसे गई और ये वापस वक्रता केंद्र ऐसे हो गई। या फिर एक और आपके पास कंडीशन है, क्या आपने ये भी तो पढ़ा है ना, ये एंड देन ये, ठीक है, ये भी तो बना सकते हो, आ रही बातें समझ में। तो ये भी बना लो आप अपने कॉपी में, याद रहेगा, ये भी बना लो, ठीक है, बना लिया। तो आपने कहा सर ये जो हमारी प्रतिबिंब, ये जो हमारा जो परावर्तित ये जो किरण है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। कहीं मिल रही है क्या, देखो ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये भी चलता चला जाएगा, अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है, यानी कि कहीं भी नहीं मिलनी है। और अब अगर आप इसको पीछे की तरफ भी बढ़ाते हो तो भी ये कहीं नहीं मिलनी है, ना कि दर्पण के ना तो पीछे मिल रही है और ना ही दर्पण के ये आगे मिल रही है। तो सर क्या किया जाए, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारी जो वस्तु है, हमारा जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, शायद कहीं अनंत पर जाकर के मिल जाए, शायद शायद, तो बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमारी जो प्रतिबिंब हो गई वो वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, पहली चीज़, ठीक। अगर हम बात करें कि सर इसकी पोजीशन बता दो, मतलब स्थिति बता दो, स्थिति क्या होगी, स्थिति, तो अब स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, देखो अनंत पर बनेगी। इसकी स्थिति बेसिकली क्या होगी, आप टेबल देखो, टेबल में देखो अनंत पर बन रही है, अनंत पर होगी, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सर इसका नेचर बताओ, नेचर मतलब कि इसकी प्रकृति बताओ, प्रकृति क्या हो। तो अब ऐसी बात है, अगर ये मिरर के अगर इस साइड है, दर्पण के अगर ये हमारी जो इमेज जो इधर इस साइड बन रही है ना, इस साइड बन रही है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, और उल्टा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये देखो नीचे की तरफ, ये जो हमारी परावर्तित किरणें हैं ये हमारे मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है। तो कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो हमेशा वहां से आपको उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप याद रख लो, इस तरीके से आपने ये चीज़ समझ ली। अच्छा, अब आप नेक्स्ट कंडीशन बताओ, नेक्स्ट कंडीशन आप में आप अपनी वस्तु को कहाँ रखोगे, तो आप अपनी वस्तु को रखोगे फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। चलो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ट्राई कर लिया, चलो देखो। तो हमने कहाँ रख लिया सर, हमने अपने वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हमने अपने वस्तु को रख लिया, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रख लिया। चलो ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, अब देखो यहाँ पे समझो। तो आपने कहा सर हमने वस्तु को कुछ यूं ऐसे रख लिया, ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब ऐसे हमने जब रखा है तो अब देखो सेम वही कंडीशन फिर से अप्लाई करो कि भाई हमारी कोई एक किरण आरेख होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये देखो मुख्य अक्ष के, ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है ये। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, ये फोकस से होकर के जाता है, ये ले गए हम, फोकस से होकर के ले गए। दूसरी किरण फिर से ले जाओ जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती हो, ऐसे ही ये देखो वक्रता केंद्र से होकर के चली गई। अब देखो, अभी देखो पिछले वाले केस में क्या था कि आपकी जो किरणें थी वो समांतर थी, ठीक है, लेकिन इस केस में ये समांतर नहीं है, मतलब ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मतलब ये अपसरित हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, अपसरित होना। ये क्या हो रही है, ये अपसरित हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा सर, तो ये तो इधर तो कहीं मिलने वाली है नहीं, ये तो और ऐसे फैलती जा रही हैं, अपसरित होती जा रही हैं। तो अब ये जो किरणें हैं, ये अब हम इन किरणों को क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो परावर्तित किरणें हैं इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने ये पीछे की तरफ इन किरणों को बढ़ाया, और जैसे हमने इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया, ये जाकर के किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल गई, और जिस पॉइंट पर मिली अब हम उस पॉइंट से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक हम लंबी सी लाइन खींच देंगे, और ये जो हमारी इतनी बड़ी जो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, यही आपका प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। अब यानी कि आपने देखा कि केवल एक केस ऐसा है अवतल दर्पण में, ये बात अब याद रख लो अपने माइंड में कि अवतल दर्पण में केवल एक केस ऐसा है जिसमें आपकी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं बन रही है, वो बन रही है आभासी। क्यों, क्योंकि ये दर्पण के पीछे का भाग है, और दर्पण के पीछे का भाग रियल नहीं होता, हम उसको केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या दिया सर कि हमारी जो है वस्तु जो हमारी है वो हमारी सॉरी जो हमारी प्रतिबिंब बनेगी वो आभासी प्रतिबिंब होगी, और जो साइज़ होगा वो वस्तु से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वस्तु से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। और दूसरी चीज़ कि इसका जो नेचर होगा, ठीक है, जो नेचर होगा वो बेसिकली क्या होगा, आभासी होगा और सीधा। इस केस में क्या मिल रहा है आपको, देखो सीधा, यानी कि भाई जिधर आपका सर था उधर सिर है, उधर सर है, और जिधर आपका पैर था उधर पैर है, तो इसको हम कहते हैं सीधा ना। तो केवल एक केस ऐसा है, आप ध्यान रख लेना कि केवल एक केस ऐसा है कि आपकी जो वस्तु है, ठीक है, आपकी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी बन रहा है, केवल एक केस, अवतल दर्पण में केवल एक केस ऐसा है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सर ये 6 केस सर बहुत थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कुछ इसका थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा। देखो ट्रिक में देखो क्या याद रखना है, कुछ नहीं,
आपने कहा सर मेरे पास ये एक दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब बात समझना। अब ये ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अच्छा, आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर क्या होता है, फोकस एफ होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास होता है वक्रता केंद्र सी होता है, और इधर मेरा जो पोर्शन है वो हमारा अनंत वाला पोर्शन है। तो देखो, बात समझना, अब एकदम ध्यान समझते चलो। देखो कैसे याद रखोगे, अगर देखो पहले आपने कहाँ रखा, अनंत पर, आपने अपनी वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। तो आपकी जो प्रतिबिंब बनी, उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनी वो कहाँ बनी, वो बनी फोकस पर। कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी। यानी कि अगर आपने वस्तु को सॉरी, अगर आपने वस्तु को अनंत पर रखा है तो आपकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो फोकस पर बन रही है। मतलब देखो फोकस बेसिकली है क्या, अगर हम बात करें अगर हम इस अपने दर्पण की बात करें तो इस दर्पण से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर जो सबसे पहला बिंदु है वो क्या है, फोकस है। उसके बाद वक्रता के, भाई देखो पोल को आप बिंदु, भाई देखो पोल जो है, पोल हमारा दर्पण का एक पार्ट है, ठीक है, पोल दर्पण का ही पार्ट है। तो इस दर्पण से हम कह रहे हैं, दर्पण से जो पहला बिंदु है वो क्या है, फोकस है। तो आपने अगर अपनी वस्तु को सबसे लास्ट में यानी कि सबसे अनंत में रखा है तो आपकी उसकी जो प्रतिबिंब होगी वो फोकस पर बनेगी, यानी कि सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट। इतनी बातें क्लियर हुई। अब दो बात फिर और समझो। अब आपने कहा कि सर हमने वस्तु को, अब हमें यहाँ नहीं रखना है, अब हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं, ठीक, यानी कि वक्रता केंद्र से थोड़ा सा पीछे। तो अब आप अभी आपकी क्या थी कि अभी आपकी जो प्रतिबिंब जो थी इस वाले केस में अभी प्रतिबिंब अभी यहाँ पर बनी थी, यानी कि सबसे लास्ट था तो सबसे फर्स्ट बना। अब थोड़ा सा हमारा जो वस्तु है थोड़ा सा आगे आ गया, तो अब हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। देख लो अपनी कॉपी में, चेक करो कि आपने जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पास से पीछे जब रख दिया तो आपकी जो प्रतिबिंब थी वो यहाँ पर कहीं बनी थी ना, ठीक है। अब आपने फिर कहा कि अब हम अपनी वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी आपकी जो वस्तु, जब आपने जब यहाँ रखा था अपने वस्तु को, तो आपकी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी, ठीक है। अब आपने वस्तु को यहाँ पर रख दिया तो आपकी जो प्रतिबिंब होगी अब इससे भी एक स्टेप पीछे, यानी कि अब खुद वक्रता केंद्र पर बनेगी। आ रही बात है समझ में, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चौथी केस, अब हमने वस्तु को जो है वो यहाँ पर रख दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। तो अब जब वस्तु आपने जब यहाँ पर रख दिया तो अब अभी आपकी जो वस्तु, जो प्रतिबिंब था वो यहाँ पर बन रहा था इस केस में। अब एक स्टेप और पीछे चले जाओ, यानी कि अब यहाँ पर बनेगी, यानी कि वक्रता केंद्र के भी पीछे बनेगी। ये है, यानी कि आप ये समझो कि जैसे जैसे आपकी वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो एक एक स्टेप पीछे की तरफ आ रहा है। बस यही तरीका है याद रखने का, और कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलो तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब हमारी ये जो प्रतिबिंब तो हमने बना ली, हमने जो है वो हमने प्रतिबिंब बना ली, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब का हम उपयोग कहाँ करेंगे, मतलब कि हम ये जो हमारी ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का हमें यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। देखो तो पहली बात आप ये समझो कि जो हमारी अवतल दर्पण होती है बेसिकली वो क्या करती है, वो हमारी किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि वो जो है, और जो हमारी जो अवतल दर्पण है वो बेसिकली किसी किसी इमेज को बेसिकली क्या करती थी, क्या कर दे रही थी, वो मतलब बढ़ा करके बता रही थी, ठीक है ना। जब अगर हम किसी फिक्स डिस्टेंस पर जब हम रखते थे तो हमारी जो वस्तु की जो प्रतिबिंब होती थी वो बड़ी हुई दिखती थी। तो अगर बड़ी हुई दिखती है तो इसका हम यूज़ देखो कहाँ कर सकते हैं, तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए। आप में से कई लोग दाढ़ी अगर बनाते होगे, मेरे ख्याल से तो नहीं बनाते होगे, अभी तो आपकी नहीं आई होगी दाढ़ी वाड़ी वगैरह। तो दाढ़ी जब बनाते हो आप लोग तो उसके लिए हम कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा फेस है थोड़ा सा बड़ा नजर आए ना। आगे बात समझे। दूसरी चीज़, अब जो डॉक्टरों के पास जो टॉर्च होती है ना, जो टॉर्च ला करके आपके कान में देखते हैं, आपकी आंख में देखते हैं, तो उन टॉर्च में भी हमारी कौन सी दर्पण लगी रहती है, वो हमारी छोटे छोटे हमारे अवतल दर्पण लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जो वहाँ से परावर्तित होकर के हमारे आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डालते हैं, जिससे ये अंग भली भांति, मतलब कि हाईली इंटेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से लाइट मिलता है। क्योंकि आपने क्यों, अच्छा ऐसा ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने ये देखा कि वहाँ से जो ये जो रोशनी है वो एक जगह पे जाकर के कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़,
कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हम टेबल लैंपों के शेड में करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो किरणें हैं दर्पण से परावर्तित होकर अभिसरित हो जाती हैं, अभिसारी हो जाती हैं ना, याद रखना अभिसारी। मतलब कि किसी एक जगह पर आकर के मिलती हैं, उसको हम कहते हैं अभिसारी। मैंने आपको अभिसारी और अपसारी दो बातें बताई हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अब इनके अलावा जो हमारे जो मोटर गाड़ी होते हैं ना, जो मोटर कार होते हैं, रेलवे इंजन या स्टीमरों में जो जो सर्च लाइट में जो हम लगाते हैं, तो उसमें भी हम ये अपना जो अवतल दर्पण है वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने केवल अवतल दर्पण के बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो इसलिए अभी हमने अवतल दर्पण का हमने यूज़ भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण में हम कैसे फिगर को, कैसे हम प्रतिबिंब को समझे, किस तरीके से हम प्रतिबिंब बनाएं। देखो वैसे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आपको वीडियो बड़ी और छोटी से मतलब नहीं होनी चाहिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये मायने रखता है, वीडियो बड़ी है छोटी है ये मायने नहीं रखता। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमसे एकदम निकाल दो कि अरे सर इतनी बड़ी वीडियो इतनी छोटी वीडियो, ये कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।